नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का बड़ी खबर आ रही है इजराइल के तेल अवीव शहर से। वहां हमास के साथ चल रही जंग की कवरेज के लिए पहुंची न्यूज 18 की टीम के सामने ही एक रॉकेट फट गया। वहां आसमान से लगातार रॉकेट बरस रहे हैं, सायरन गूंज रहे हैं। ऐसे ही एक रॉकेट ठीक उस जगह गिरा जहां न्यूज 18 की टीम मौजूद थी। हालांकि उस धमाके से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए। इस दौरान वहां आसमान से एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइल गुजरती नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि हमास किसी भी कीमत पर इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला और इसीलिए वो इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हमास ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे, जिनमें एक रॉकेट न्यूज 18 की टीम के सामने ही गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि उस धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग और भीषण हो गई। और इसी जंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 की टीम तेल अवीव पहुंची। लेकिन जैसे ही न्यूज 18 की टीम शहर से गुजरने लगी, हमास की तरफ से दागा गया एक रॉकेट उनसे कुछ ही दूरी के पास गिरा, जिसकी वजह से तेल अवीव शहर का वो पूरा इलाका थर्रा गया। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज 18 इंडिया की टीम आसमान से एक साथ कई रॉकेट गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज 18 की टीम के पास ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। यहाँ कार की स्थिति ये देख सकते हैं। ये मिसाइल और जो गोलीबारी की जा रही है उसका असर, ये कार अभी हमारे सामने, मैं खुद यहाँ न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको यहाँ थी। हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। ऐसा ही एक सायरन बजने के बाद न्यूज 18 की टीम और एक परिवार के लोग गाड़ी से उतरकर एक दीवार की ओट में चले गए। तभी वहां ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए और नीरज वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, अभी आप कहां हैं? किशोर, मैं एस्केलॉन में हूं। अब से थोड़ी देर पहले कई मिसाइलें हमारे सामने, एक मिसाइल तो हमारे करीब आकर गिरा और मैं और हमारे कैमरा पर्सन दोनों इस हमले में बाल बाल बचे। हमारे साथ भारतीय समुदाय से जुड़े कुछ लोग भी थे जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन जान बची। लेकिन माहौल बहुत ही अशांत है, माहौल बहुत ही असुरक्षित है किशोर। बहुत खतरनाक माहौल कह सकते हैं। यहाँ से गाजा पट्टी महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से हमास एस्केलॉन और इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है। और इसलिए अभी जहाँ हम मौजूद है एस्केलॉन, ये घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है। सड़क पे जो लोग नजर आएंगे वो गाड़ियाँ चलाते हुए या इक्का दिक्का लोग कभी कभार आपको नजर आ जाएंगे। तो अभी वहां पर अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, सायरन सुनाई दे रहे हैं? किशोर, 24 घंटे सायरन, मिसाइल, धमाके की आवाज़ें लगातार आ रही है, क्योंकि हमने बताया कि आपने भी अभी जिक्र किया कि हमास जो है वो जवाबी कार्रवाई भी बार बार कर रहा है 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये हमारे पीछे में एक बड़ा समंदर है किशोर। इसी समंदर के रास्ते भी उन्होंने हमला किया। इन्फिल्ट्रेशन यहीं से हुआ था। गाजा पट्टी 2 किलोमीटर दूर पे है और इजराइल दावा करता है कि समंदर के रास्ते वो हमास को घुसने नहीं देगा, फिलिस्तीन को घुसने नहीं देगा। लेकिन यहाँ से भी वो लोग इन्फिल्ट्रेट किए और लगातार मिसाइल से हमला हो रहा है। इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाता है। इजराइल भी लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। तेल अवीव में जब हम पहुंचे आज सुबह 1 बजे के करीब, दोपहर में 1 बजे, तो वहाँ भी एयरपोर्ट के अंदर हमें अलर्ट किया गया, वहाँ भी धमाका हुआ। और जब एस्केलॉन पहुंचे तो हमारे सामने कई मिसाइल ऊपर में, जो तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है, वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। और एक मिसाइल हमारे करीब आकर गिरा, जिसका असर ये हुआ कि बगल में खड़ी हुई गाड़ी के शीशे टूट गए, दीवार जो था वो दरक गया। जी, आप सुरक्षित रहिए, वहां पर लौटते हैं आपके पास। तो न सिर्फ तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया, जिससे बौखलाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के नक्शे को ही बदल देने का बड़ा ऐलान कर दिया। यह दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि हमास से लड़ाई के बीच ही नेतन्याहू ईरान के खिलाफ भी जंग का बिगुल बजा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देने की बड़ी चेतावनी दी। उनकी इस धमकी के बाद यह माना जा रहा है कि उनके निशाने पर सीधे सीधे ईरान है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला किया, क्योंकि हमास के पास न तो इतनी ताकत है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दाग सके,
और इसराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही कई महीनों से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। और ईरान के मीडिया का दावा है कि इसीलिए इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस जंग से पश्चिमी एशिया को बदल कर रख देगा। मतलब ये जंग लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इजराइल हमास के बहाने उसके सहयोगियों को तबाह करने के मूड में है। इसीलिए नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए ये हुंकार भरी कि हमास और उसके साथियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर फाइनल अटैक करने के लिए इजराइल गाजा पट्टी में घुसकर उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। उसके करीब 1 लाख सैनिकों ने दक्षिणी इजराइल में गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा को पूरी तरह से घेर लिया है और किसी भी वक्त इजराइल जमीन के उसी रास्ते से गाजा पट्टी में घुसकर हमास पर धावा बोल सकता है, जहां से 2 दिन पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की थी। यानी इजराइल ने जो कसम खाई वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए अड़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री साफ ऐलान कर चुके हैं कि इजराइल पर हमला करके हमास अपनी मौत को न्योता दे चुका है, क्योंकि अब इजराइल वेस्ट बैंक की तरह गाजा को भी अपने कब्जे में लेकर रहेगा और वहां से हमास का नामो निशान मिटाकर रख देगा। इजराइल जो बोलता है उसे पूरा करके रहता है, इसलिए इजराइल के 1 लाख सैनिकों की फौज गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों की बलि लेने के लिए तैयार बैठी है। सामने आई तस्वीरों में इजराइल के भारी भरकम टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की टोली भी तेजी से गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा पर जाती नजर आई। मतलब साफ है कि इजराइल का इरादा अपने एक नागरिक के खून का बदला लेने का है, जिसके लिए वो गाजा पर सिर्फ आसमान से मिसाइलें बरसाकर ही हमास का काम तमाम नहीं करने वाला, बल्कि वो गाजा के अंदर एंट्री करके हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिराक में है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के सबसे बड़े हमले से पहले इजराइल ने गाजा में भयंकर जंग की शुरुआत कर दी। उसने हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल ने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा और इसीलिए उसने गाजा की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजराइल के हमले की वजह से गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि इजराइल की सेना ने ना दिन देखा ना रात और गाजा पर रॉकेटों की बारिश कर दी, जो हमास के कब्जे वाले गाजा शहर पर मौत बनकर बरसे। हमले की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा कि इजराइल बिना रुके मिसाइल दाग रहा है। एक इमारत पर तो एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाएं। गाजा पर इजराइल का कहर इसलिए टूटा क्योंकि हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और गाजा से इजराइल के अलग अलग शहरों में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल भड़क गया और उसने फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में हाहाकार मचा दिया और वहां पर हमास के 800 ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजराइल की मिसाइलें और रॉकेट लगातार गाजा की इमारतों पर गिरते रहे और धमाके होते रहे, जिससे उठने वाला धुआं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही भयंकर जंग की गवाही देता नजर आया। क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इजराइल दावा करता है कि वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद वो इजराइल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इजराइल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल से घिरा है, जहां कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए। और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजराइल के कब्जे में रहा, वो इलाका वहां हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना, क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी, जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजराइल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजराइल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहां पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजराइल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजराइल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली। लेकिन इजराइल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक बोल दिया कि वो बदला लेगा और हमास का अंत करके ही दम लेगा, क्योंकि उसके लिए फिलिस्तीन का यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले के जैसा है।
या यूं कहें कि ये इजराइल का 9/11 है, क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। उसने इतनी मिसाइलें दागी जितनी इजराइल की सेना ने सोची भी नहीं थी। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पर हमला करके लिया। क्योंकि इस हमले को इजराइल की सरकार ने इजराइल का 9/11 का अटैक करार दिया और हमास को तबाह करने की कसम खा ली। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने भी बयान दिया कि अचानक हुआ यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। यही नहीं, इजराइल ने इस हमले की तुलना 1941 में अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले से भी की और बयान दिया कि हमास ने इस बार इजराइल पर ऐसा हमला किया जो 9/11 और पर्ल हार्बर हमले की याद दिलाता है, क्योंकि ये दोनों ही हमले अचानक हुए थे और इनमें अमेरिका को निशाना बनाया गया था और दोनों ही हमलों के बाद दुनिया दहल उठी थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद पर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया था कि दुनिया देखती रह गई थी और इजराइल भी ऐसा करने की राह पर चल पड़ा। नेतन्याहू ने तो दो टूक बोल दिया कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही न बचे और इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उसने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। कुछ ऐसी ही कहानी 1941 में अमेरिकी नौसेना के ठिकाने पर्ल हार्बर पर हुए हमले की भी थी, जो जापान ने अचानक किया था और 2500 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसका बदला अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर लिया था। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए इजराइल ने उस पर हुए हमले की तुलना 9/11 और पर्ल हार्बर हमले से की और जिस तरह अमेरिका ने अपने दुश्मनों से बदला लिया था उसी तरह फिलिस्तीन से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। और इस बीच हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले के साथ ही इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी में घायलों को भी बचाया। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घायल हुए आम लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया, जिसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में घायलों की मदद करते नजर आए। इजराइल की वायुसेना ने जानकारी दी कि उसके हेलीकॉप्टर लगातार गाजा में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके निशाने पर हमास के लड़ाके हैं, आम लोग नहीं। लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा के रिहायशी इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोग घायल हुए, जिनकी इजराइल की वायुसेना ने मदद की। क्योंकि भले ही गाजा पट्टी फिलिस्तीन के इलाके में आती हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझते गाजा शहर के लोग इलाज के लिए इजराइल के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि इलाज के लिए गाजा के लोगों को इजराइल में प्रवेश की सुविधा मिली हुई है और इसीलिए इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसका इजराइल की सेना की ओर से वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल ने जानकारी दी कि उसका निशाना गाजा पट्टी में बने हमास के 800 ठिकाने हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए उसने लगातार हवाई हमले किए और एक एक करके गाजा पट्टी में बनी कई इमारतों को उड़ा दिया, जिनमें कई इमारतें गाजा शहर के शुजैया इलाके की हैं। इजराइल ने शुजैया इलाके में हमास के ठिकानों को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी किया और जानकारी दी कि उसने गाजा के शुजैया इलाके में हमास के 150 ठिकानों को उड़ा दिया, क्योंकि गाजा के शुजैया इलाके को हमास के आतंक का जाल माना जाता है और इजराइल पर किए गए कई हमलों की प्लानिंग शुजैया इलाके से ही की गई थी, जहां बैठे हमास के खूंखार लड़ाके फराह हामिद को निशाना बनाया गया और गाजा का शुजैया इलाका थर्रा उठा। वहां इजराइल के 1-2 नहीं 150 रॉकेट गिरे। इजराइल ने दावा किया कि गाजा के शुजैया में हमास ने ऐसी जगहों पर ठिकाने बनाए थे जहां मस्जिद और स्कूल थे, जिनका फायदा हमास उठाता था, क्योंकि इजराइल ने स्कूलों और मस्जिदों की वजह से उन ठिकानों को निशाना बनाने से परहेज किया। लेकिन इस बार हमास ने इजराइल का दिमाग ऐसा खराब किया कि गाजा के शुजैया इलाके की सूरत ही खराब हो गई। उधर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के हमले के बाद मुस्लिम देश यूएई इजराइल के साथ खड़ा हो गया। हमास के हमले पर यूएई ने खुलकर कहा कि हमास ने उकसाने वाली हरकत की है, क्योंकि उसने इजराइल के मासूम लोगों को निशाना बनाया, वहां कत्लेआम किया और लोगों को बंधक बनाया। हमास की इसी हरकत पर यूएई भड़क गया। उसने बयान जारी किया कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के आम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षण मिला हुआ है और उन्हें संघर्ष के दौरान निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि हमास ने इजराइल में आम लोगों को परेशान किया और उनकी जान ली और इसीलिए यूएई भड़क गया। यूएई के अलावा एक और बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी इस मामले में नपी-तुली प्रतिक्रिया दी, यानी 2 बड़े मुस्लिम देशों ने हमास का साथ न देकर इजराइल की आम जनता का साथ दिया, जबकि इजराइल एक यहूदी देश है। यही नहीं, खाड़ी देशों में यूएई पहला ऐसा देश था जिसने 2020 में इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी, जिसके लिए यूएई ने अपनी सालों पुरानी नीति तक बदल डाली थी। रही बात सऊदी अरब की, तो उसने भी इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन इसी बीच हमास ने इजराइल पर पिछले 50 साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद मुस्लिम देशों की एकजुटता में ही दरार आ गई। जबकि इसी साल अप्रैल में अल अक्सा मस्जिद में हुए बवाल के मुद्दे पर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए थे।
लेकिन इजराइल पर हमास के हमले ने मुस्लिम देशों की एकता में फूट डाल दी, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब इजराइल के साथ खड़े दिखे, जबकि ईरान, पाकिस्तान, कतर, जॉर्डन, इराक और अफगानिस्तान जैसे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए और उन्होंने इजराइल और हमास की जंग में फिलिस्तीन का साथ दिया। यानी कि इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों के बीच दरार आ गई, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल है, जिसकी वजह से यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश ईरान से दूर रहना चाहते हैं, जबकि ईरान मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है, जिसके लिए उसने अप्रैल में अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद इजराइल को अलग थलग करने की कोशिश की थी, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने यूएई और सऊदी अरब से भी दोस्ती कर ली थी, लेकिन उसके सारे किए कराए पर तब पानी फिर गया जब यूएई और सऊदी अरब हमास के खिलाफ खड़े नजर आए। लेकिन इसी बीच चरमपंथी संगठन हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके गाजा पट्टी से इजराइल में घुसकर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। ये वही चरमपंथी संगठन है जिसने इजराइल का वजूद मिटाने की कसम खा रखी है और इसी वजह से उसने 2 दिन पहले मिसाइलों की बारिश कर इजराइल के कई शहरों को थर्रा दिया। लेकिन फिलिस्तीन के मुस्लिम चरमपंथी संगठन हमास के हमले यही नहीं रुके, बल्कि उसने गाजा पट्टी से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। इसी दौरान हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके गाजा पट्टी से इजराइल के एरीज इलाके में घुसने के लिए सीमा पर बनी दीवार को बम से उड़ाते दिखाई दिए। अल्लाहू अकबर! धमाके की वजह से उस दीवार के परखचे उड़ गए। इसके बाद हथियारों से लैस हमास के कई लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल होते और वहां मौजूद सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते नजर आए। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में हमास के लड़ाके सीमा पर लगी बाड़ को काटकर इजराइल में घुसते और वहां हमला करते दिखे। बाद में हमास ने इजराइल के इस इलाके पर कब्जा करने का भी दावा कर दिया और गाजा पट्टी की सीमा के पास मौजूद दक्षिण इजराइल के उस गांव में 260 से ज्यादा लोगों के शव मिलने से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमास के इस खूनी खेल के बाद इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि इस नरसंहार में शामिल आतंकियों को वो चुन चुन कर मारेगा, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी के पास दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके के एक गांव में मौत का तांडव किया। आरोप है कि उस गांव में हमास के लड़ाकों ने हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग वहां आए थे। आरोप है कि उसी दौरान गाड़ी में भरकर 50 से ज्यादा हमास के लड़ाके वहां पर पहुंचे, जिन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद तो जैसे वहां भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक हमास के हमले की वजह से वहां शवों का ढेर लग चुका था। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ लोगों की हत्याएं की, बल्कि कई लोगों को बंधक भी बना लिया। और उसी म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमले के बाद इजराइल की एक लड़की को बंधक बनाने का एक वीडियो भी सामने आया। आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को अगवा किया और फिर उन्हें गाजा पट्टी ले गए। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें इजराइल की रहने वाली 25 साल की वो लड़की चीख चीख कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन हमास के लड़ाकों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गाजा पट्टी के पास मौजूद दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके से जो वीडियो सामने आया उसमें एक बाइक पर हमास के लड़ाके उसे जबरदस्ती अगवा करते दिखाई दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में वो लड़की चिल्लाती और हमास के लड़ाकों से रहम की भीख मांगती नजर आई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक जिस लड़की का अपहरण किया गया उसका नाम नोआ अगमनी है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होने गई थी और आरोप है कि इसी दौरान उन्हें हमास के लड़ाकों ने किडनैप कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की के बॉयफ्रेंड को भी हमास के लड़ाके ले जाते दिखे। आरोप है कि अगवा करने से पहले उनके साथ मारपीट भी की गई। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों की बर्बादी की कसम खाए नेतन्याहू के सामने उस वक्त एक बड़ा संकट खड़ा हो गया जब हमास ने गाजा पट्टी में इजराइल के सैकड़ों लोगों को बंधक बनाने का दावा कर दिया। मतलब अगर हमास के सफाए के लिए इजराइल ने स्ट्राइक की तो सैकड़ों इजरायलियों की जान भी जा सकती है। हमास ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाकर उन्हें गाजा पट्टी में मौजूद अपने गुप्त ठिकानों में छिपा दिया। इसकी जानकारी यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद इरदान ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने जानबूझकर इजराइल की महिलाओं को बंधक बनाया और उन्हें अपनी गाड़ियों में लादकर अपने खुफिया अड्डों पर ले गए। This mother is crying as she clutches her 2 precious babies before being put on a truck to Gaza. उनके मुताबिक हमास ने जिन लोगों को अगवा किया उनमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि हमास को मिटाने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका की फौज भी गाजा पट्टी पर हमला बोल सकती है, क्योंकि हमास का दावा है कि उसने सैकड़ों इजरायलियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद इजराइल का एक नागरिक हमास के लड़ाकों से अपनी पत्नी और बच्चों को नुकसान न पहुंचाने की अपील करता नजर आया।
एक रोज पहले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के कई नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसके लड़ाके इजरायल की कई महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर ले जाते नजर आए। उस वीडियो में अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के बाद इजरायल का वो नागरिक खौफ से भर गया और उसे उनकी हत्या किए जाने का डर सताने लगा। इसी वजह से उसने हमास के लड़ाकों से उन्हें नुकसान न पहुंचाने की अपील की। Don't hurt little children, don't hurt women. इजरायल के उस नागरिक के मुताबिक उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपनी मां के घर गई थी। उस दौरान उसकी उनसे बात भी हुई थी, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने उन लोगों को अगवा कर लिया। And she told me the terrorists are in the house. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा तो उसका दिल दहल गया, जिसके बाद उसने हमास से अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देने की अपील की। और हमास के इसी खूंखार चेहरे की वजह से इजरायल की सेना ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा बेरहम, बर्बर और खतरनाक बता दिया, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जारी इस जंग में हमास के हमले में इजरायल के 800 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। और हमास का दावा है कि उसने इजरायल के सैकड़ों लोगों को बंधक बना रखा है। वहां के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके इजरायल के शहरों में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारने में जुटे हैं। वो घरों में घुसकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आरोप है कि हमास के लड़ाके बच्चों तक को मारने से पीछे नहीं हट रहे। इसीलिए इजरायल की सेना ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा क्रूर और खतरनाक बताया। Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. इजरायल के मीडिया के मुताबिक बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके इजरायल के अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। उन इलाकों से उन्हें बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दावा किया गया कि जिन इलाकों से हमास के लड़ाकों को खदेड़ा जा रहा है वहां से बड़ी संख्या में लोगों के शव मिल रहे हैं, क्योंकि चरमपंथी संगठन हमास ने करीब 25 साल से इजरायल की नाक में दम कर रखा है। हमास इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। उसका मकसद किसी भी कीमत पर इजरायल को तबाह करना है और इसीलिए वो इजरायल को करीब 25 साल से निशाना बना रहा है। दिसंबर 1987 में हमास को शेख अहमद यासीन ने खड़ा किया था। शुरुआत में इस संगठन का मकसद वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम को इजरायल के कब्जे से आजाद करवाना था, लेकिन बाद में हमास ने इजरायल के विनाश की कसम खा ली। इसके बाद 1992 से हमास ने इजरायल पर आत्मघाती हमले करने शुरू कर दिए। कुछ साल बाद इस चरमपंथी संगठन ने फिलिस्तीन की राजनीति में कदम रखा और 2006 में उसने वहां के संसदीय चुनावों में जीत हासिल कर ली। अगले साल 2007 में हमास ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर कब्जा जमा लिया। गाजा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उसने इजरायल से कई युद्ध लड़े। उन युद्धों के बीच उसने इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे और दूसरे आतंकी संगठनों को भी हमले की इजाजत दी। इजरायल का आरोप है कि हमास को ईरान का समर्थन हासिल है, जो उसे पैसों के साथ हथियारों की सप्लाई भी करता है। लेकिन इजरायल पर इस बार अकेले हमास ने बंदूकें नहीं तानी, बल्कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इजरायल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए। यानी हिजबुल्लाह ने मौका देखकर इजरायल को एक दूसरे मोर्चे पर उलझाने की कोशिश की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के माउंट डोव इलाके में 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। यानी दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी से हमास ने तो उत्तर में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने मिलकर इजरायल पर 2 तरफा हमला बोल दिया। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले के जवाब में इजरायल ने भी अपनी तोपों का मुंह हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर मोड़ दिया और एक के बाद एक कई मिसाइलें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दाग दी। इससे पहले इजरायल पर हमास के हमलों का समर्थन करते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों ने जश्न मनाया था। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी हथियार और पैसे मुहैया करवाने का आरोप लगता है, क्योंकि ईरान लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कंधे पर बंदूक रखकर अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल को पूरी तरह तबाह करना चाहता है। हालांकि हिजबुल्लाह खुद इजरायल को पूरी तरह बर्बाद कर देने की कस्में खाता रहता है। यहां तक कि बीते 35 साल में उसके लड़ाकों ने कई बार इजरायल पर हमला बोला। हालांकि इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खात्मे के लिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए, लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच आए दिन खूनी संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। 1982 में इजरायल ने जब दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था तब हिजबुल्लाह का गठन किया गया था। 1985 में उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लेबनान से सभी पश्चिमी ताकतों को बाहर करने का ऐलान किया गया था। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 36 का आंकड़ा है और उस पर इजरायल के दुश्मन ईरान का हाथ है और ईरान की मदद से ही उसके लड़ाके इजरायल में हमलों को अंजाम देते हैं। इजरायल और लेबनान के बीच लंबे वक्त से माउंट डोव इलाके को लेकर लड़ाई जारी है, क्योंकि लेबनान इसे अपना बताता है, जबकि इजरायल ने 1967 में जंग के बाद यहाँ कब्जा कर लिया था और वहाँ अपनी सैन्य चौकियां बना दी थी। और जैसे ही इजरायल पर भीषण हमले की खबर मिली, लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के सैकड़ों समर्थक इजरायल से लगने वाली सीमा के पास पहुंच गए और हाथों में फिलिस्तीन के साथ ही हिजबुल्लाह के झंडे लेकर जश्न मनाते दिखे और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की।
इजरायल की सीमा के करीब कफर किला इलाके से जश्न की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ हिजबुल्लाह समर्थक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीमा की तरफ जाते नजर आए। सभी ने अपनी मोटरसाइकिल पर हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के झंडे लगा रखे थे। वहीं इजरायल पर हमास के हमले के बाद जॉर्डन में भी हजारों की संख्या में लोगों ने जश्न मनाया। वहां के अम्मान इलाके में सड़कों पर इकट्ठा फिलिस्तीन समर्थकों ने एक मस्जिद के बाहर हाथों में इजरायल विरोधी पोस्टर लेकर नारेबाजी की। इजरायल उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से घिरा है, जिनमें सीरिया और जॉर्डन तो इजरायल को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। इन दोनों जगहों पर ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह एक्टिव है। हालांकि 1967 में हुई जंग के दौरान मिस्र, सीरिया और जॉर्डन समेत 6 अरब देशों को इजरायल ने अकेले धूल चटा दी थी और पश्चिम एशिया का नक्शा बदल दिया था। और इजरायल पर हुए इस भीषण हमले का जश्न सिर्फ लेबनान में नहीं बल्कि ईरान में भी मनाया गया। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी जंग में ईरान इजरायल की तबाही के सपने देखता है और आरोप है कि उसे पूरा करने के लिए वो हमास के लड़ाकों को फंडिंग से लेकर हथियार तक मुहैया करवाता है ताकि इजरायल में ज्यादा से ज्यादा कहर बरपाया जा सके। इसी वजह से हमास के हमले के बाद ईरान के कई इलाकों से जश्न की तस्वीरें सामने आईं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते और फिलिस्तीन के झंडे लहराते दिखे। ईरान की राजधानी तेहरान के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। इतना ही नहीं, ईरान की संसद में भी हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई और इजरायल पर हमास के हमले को बड़ी जीत बता दिया। एक जलवे आज मुकावमत व इस्तादगी दर मुकाबले ईरान हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, इसीलिए वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को हथियार भी देता है और उन पर जमकर पैसा भी बहाता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि इजरायल पर इस भयानक हमले के पीछे चेहरा भले ही हमास का हो मगर दिमाग ईरान का है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि हमास को इजरायल में तबाही मचाने का ऑर्डर ईरान ने दिया। वैसे भी इजरायल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हमास के पीछे भी ईरान ही खड़ा है और इजरायल पर हमले की खबर आने पर ईरान ने ही सबसे पहले तालियां बजाई। ऐसे में शक की सुई सिर्फ और सिर्फ ईरान पर ही टिकी। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और ईरान के ही कुछ अधिकारियों के हवाले से पक्के तौर पर दावा कर दिया कि ईरान के ही इशारे पर इजरायल में कत्लेआम मचा। यही नहीं, ईरान ने हमास को इजरायल पर टूट पड़ने का सिर्फ फरमान ही नहीं सुनाया बल्कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि उसने इजरायल पर हमले की पूरी प्लानिंग खुद की। बताया गया कि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर शुरुआत से ही हमास के साथ मिलकर इजरायल पर अटैक की तैयारी में जुटी थी और वो तैयारी शुरू हुई थी अगस्त में। 2 महीने की लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद पिछले सोमवार को यह तय हुआ कि इजरायल पे अटैक होगा। और वो मीटिंग हुई थी लेबनान की राजधानी बेरूत में। लेबनान जो इजरायल का पड़ोसी है और उसकी उत्तरी सीमा से लगता है। सोमवार को प्लान फाइनल हुआ और शनिवार को हमास ने जमीन, आसमान और समंदर 3 तरफ से इजरायल पर धावा बोल दिया। लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने वहां के न्यूज चैनल CNN को बताया कि अमेरिका के पास फिलहाल ईरान के खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए अमेरिका इजरायल पर हमले में ईरान का सीधा हाथ होने का सबूत इकट्ठा करने में जुट गया और अगर उसे ईरान के खिलाफ ये सबूत मिल गए तो हो सकता है कि वो ईरान पर बड़ा एक्शन ले, क्योंकि ईरान अमेरिका का भी दुश्मन है और ईरान और हमास के गठजोड़ से पूरी दुनिया वाकिफ है। अमेरिका को भी पता है कि इस बार हमास जिस ताकत के साथ इजरायल पर टूटा है वो अपने दम पर तो इतना जबरदस्त हमला नहीं कर सकता। और वैसे भी हमास के सिर पर ईरान का ही हाथ है। ईरान पैसे से लेकर हथियार, ट्रेनिंग, हर चीज मुहैया कराता है। इसलिए इजरायल पर अटैक की खबर आते ही एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को साफ कह भी दिया कि ईरान तो पिक्चर में है ही, इजरायल भी ईरान को ही कसूरवार ठहरा रहा है। It's clear to us that Iran is involved with it. लेकिन अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ कोई सीधा सबूत या खुफिया जानकारी नहीं है जो ये साबित करे कि इजरायल पर हमले के पीछे ईरान है। इसलिए अमेरिका मामले की जड़ में जाने की कोशिश में लगा है। लेकिन इस बीच अमेरिका पर ही बहुत बड़ा आरोप लग गया। यह कहा जाने लगा कि इजरायल के दोस्त अमेरिका ने ही ईरान के साथ एक डील करके हमास की हमले करने में मदद की। ईरान में कैद अपने 5 नागरिकों को छुड़वाने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ हुई डील के तहत पिछले महीने बैंक में फ्रीज ईरान के $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 50,000 करोड़ रुपयों से रोक हटा दी थी, जिसके बाद दावे किए जाने लगे कि वो 50,000 करोड़ रुपए पाते ही ईरान ने अपना रंग दिखा दिया। उसने वो पैसे हमास को ट्रांसफर कर दिया और हमास ने उन पैसों से एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुटाकर इजरायल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये मामला इतना उछल गया कि अमेरिका को बाकायदा सफाई जारी करनी पड़ी। उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया कि ईरान अब तक उन $600 करोड़ में $1 भी खर्च नहीं कर पाया है।
और आगे भी वो उस पैसे को जंग में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के सामान और दवाओं पर ही वो $600 करोड़ खर्च कर सकता है। दूसरी तरफ हमास पर नकेल कसने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी तक मदद पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इजराइल ने वहां भेजी जा रही खाने पीने की चीजों पर भी बैन लगा दिया और ये उम्मीद जताई कि जैसे ही भूख से तड़पते हमास के लड़ाके अपने बिल से निकलेंगे, वो उन्हें हमेशा के लिए सुला देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी गई। इसके अलावा गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे तेल के कई टैंकरों को भी इजराइल की सेना ने रोक लिया। साथ ही उस पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उसके इस कदम से हमास के लड़ाकों को करारा झटका लगेगा। और जब वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे तो इजराइल उनसे अपने हर एक नागरिक की मौत का बदला लेगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि हमास ने इस हमले के लिए गाजा पट्टी के पास सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अगर उन्हें वहां खाने पीने की चीजें न मिली तो वो यकीनन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हमास पर करारा प्रहार कर देगा, जिसकी शुरुआत भी इजराइल ने कर दी। गाजा में हुए इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में शहर की एक मस्जिद तबाह हो गई। इजराइल की सेना ने रॉकेट हमलों से वहां ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास के हमलों का बदला लेने के लिए उसके 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए उन हमलों में वहां की एक मस्जिद भी आ गई। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रॉकेट के हमलों की वजह से वो मस्जिद पूरी तरह तबाह नजर आई। इजराइल के रॉकेटों ने वहां ऐसा कोहराम मचाया कि मस्जिद के पास मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। यही नहीं, इमारतों के मलबे के नीचे सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी दबी दिखाई दी। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आ सकी कि इस हमले में वहां कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन नेतन्याहू की सेना ने वहां के एक भी इलाके को नहीं बख्शा। इजराइल के हमलों से गाजा में मौजूद एक शरणार्थी कैंप भी दहल उठा। इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से वहां तबाही मच गई, जिसके खौफ से भर देने वाले कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। एक वीडियो में कुछ लोग इजराइल के हवाई हमलों के बाद मदद के लिए चीख पुकार करते नजर आए। इजराइल की सेना ने वहां बेहिसाब बारूद बरसाया, जिसकी वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई और वहां सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। उस वीडियो में एक इमारत के करीब खड़ी 2 कारों में आग लगी दिखाई दी, जिसे बुझाने के लिए एक आदमी पानी का छिड़काव करता नजर आया, जबकि दूसरे वीडियो में कुछ लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमदर्द मुस्लिम देशों पर भी गरज उठा। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि जो भी हमास की मदद करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को ईरान से मदद मिलती रही है, जिसे हमास भी मानता है। वहीं इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल पर हमले के लिए जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया, उन्हें बनाने में हमास को तुर्की से मदद मिली। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास को फंडिंग करता आया है। और इतना ही नहीं, उसने तो हमास के हमले के बाद भी इजराइल को ही अपराधी करार दिया। पाकिस्तान ने भी हमास के हमले को जायज ठहराया, जबकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने तो हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए और इसीलिए इजराइल बुरी तरह भड़क गया और हमास के समर्थकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास ने जिन बेकसूर लोगों की हत्या की और बंदी बनाया, उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन तो है ही, इस्लाम के भी खिलाफ है। इस बीच हमास के इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत होने के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनों के रॉकेट इजराइल के अंदर हमले करने में कैसे कामयाब हो गए, क्योंकि इजराइल ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की और अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसमें उसकी सेना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जबकि इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक है, यानी 100 में 90 रॉकेट ये ध्वस्त करने का दम रखता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और उसे सेकंडों में ध्वस्त कर देता है, जिसे इजराइल ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया हुआ और वो खतरे की घंटी बजते ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इस बार हमास के चरमपंथियों ने बहुत सोच समझकर और बड़ी तैयारी के साथ वहां पर हमला किया और महज 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को दहला दिया, जिसकी वजह से उसके सुरक्षा कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे और इस साजिश में चीन के शामिल होने का शक भी जताया जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम हमास के ताबड़तोड़ हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ और यह आशंका जताई गई कि आयरन डोम सिस्टम में चीन के इशारों पर गड़बड़ी की गई। आरोप लगाया गया कि चीन के हैकरों ने इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को हैक कर लिया, जिसके बाद इजराइल पर एक साथ करीब 5000 रॉकेटों से हमला हो गया। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली कंपनी साइबर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मुताबिक 2012 में चीन के हैकरों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी जानकारियां चुरा ली थी
आरोप है कि कुछ दिन पहले भी चीनी हैकरों ने ही आयरन डोम को हैक कर कुछ देर के लिए बंद कर दिया था और ये आशंका जताई गई कि वो भीषण हमले को अंजाम देने की साजिश का एक हिस्सा था। आरोप है कि जब चीन के हैकर अपने इस काम में सफल हुए तो हमास ने उनके साथ मिलकर आगे की प्लानिंग की, जिसके बाद इजरायल पर हमास ने अब तक का सबसे भीषण हमला कर दिया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल पर पलटवार के लिए हमास ने अपने 1000 खतरनाक लड़ाकों को मैदान में उतार दिया, क्योंकि 2 रोज पहले इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायल की फौज ने हमास पर हमले तेज कर दिए और चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मारा जा रहा है। इजरायल की सेना ढूंढ कर उनका खात्मा करने में जुटी है। गाजा पट्टी में जबरदस्त एयर स्ट्राइक करते हुए इजरायल की वायुसेना हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश कर रही है, लेकिन अब हमास ने भी पलटवार की तैयारी करते हुए आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने अपने सबसे खतरनाक 1000 लड़ाकों को इजरायल की फौज से लड़ने के लिए उतार दिया। बताया गया कि जिन लड़ाकों को मैदान में उतारा गया उन्हें 2021 से दुश्मन पर कहर ढाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि हमास के हमलों के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इस नए हमले के बाद युद्ध के बड़े स्तर पर फैलने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि इजरायल के अहम शहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है। तेल अवीव को इजरायल की आर्थिक राजधानी माना जाता है, जो भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जहां 2 रोज पहले हमास ने गाजा पट्टी से करीब 150 रॉकेट दागने का दावा किया था। और अब दूसरी तरफ से लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी वहां रॉकेटों की बारिश कर दी। खबर है कि हिजबुल्लाह के हमलों में वहां 4 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, इजरायल की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से लगने वाले इजरायल के इलाकों में भी हमले किए, जिसमें इजरायल की सेना के 3 ठिकानों को टारगेट किया गया। हालांकि दावा किया गया कि इजरायल के सैनिकों ने वहां हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास का काम तमाम करने के लिए उसने अपनी नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज इजरायल भेज दिया। अमेरिका ने जिस जंगी जहाज को इजरायल भेजा वो करीब 5000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस है, जिससे दुश्मन का नामो निशान पलक झपकते ही मिटाया जा सकेगा। या यूं कहें कि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास से निपटने के लिए इस समय इजरायल को जिस तरह की मदद की सख्त जरूरत थी, अमेरिका ने वही भेज दी। लड़ाकू विमानों से लैस अमेरिका के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों में एक CVN-78 को मौत बांटने के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इस जंगी जहाज पर इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकते हैं। अमेरिका से इजरायल को भेजी गई ये मदद उसके बहुत काम आएगी, क्योंकि लेबनान और सीरिया भी इजरायल से अपनी दुश्मनी निकालने में जुटे हैं। वो खुलकर हमास को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में समंदर के रास्ते ये दोनों देश इजरायल को घेरने की कोशिश भी कर सकते हैं। मगर अमेरिका का एक खतरनाक जंगी जहाज इजरायल के दुश्मनों का काम तमाम कर सकेगा। और हमास के हमले में इजरायल में अमेरिका के कुछ नागरिकों की मौत की खबर भी सामने आई, जिसके बाद अमेरिका ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि वो इजरायल की हर तरीके से मदद करेगा। लेकिन खबर है कि जैसे ही अमेरिका इजरायल की मदद के लिए आगे आया, ईरान से जुड़े एक चरमपंथी गुट ने अमेरिका को ही सीधी चेतावनी दे डाली। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने अपने घातक लड़ाकू विमानों को इजरायल भेजने की तैयारी कर ली, ताकि इजरायल पर हमले कर रहे फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाकों का खात्मा किया जा सके। यानी अमेरिका ने इजरायल में मारे गए अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से इजरायल की मदद का ऐलान किया गया, ईरान का वो चरमपंथी गुट भड़क गया। अगर एक बार अमेरिका के हथियार इजरायल पहुंच गए तो फिलिस्तीन लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ जानी है। खबर के मुताबिक ईरान समर्थित उस चरमपंथी गुट ने अमेरिका से उलझने का मन बना लिया। बताया गया कि उसने अमेरिका को धमकी देते हुए साफ कह दिया कि अगर उसने गाजा पट्टी में सीधा हस्तक्षेप किया तो इराक में उसके सैन्य अड्डों को वो निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इजरायल की मदद के लिए भले ही अमेरिका आगे आया हो, लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उसकी जंग लड़े। भारत में इजरायल के राजदूत ने दावा किया कि हमास के खात्मे के लिए उनके देश को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजरायल अकेले ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के लिए लगातार गाजा पट्टी में रॉकेट की बारिश कर रही है। हालांकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास से जारी जंग के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने इजरायल को समर्थन का ऐलान किया। अमेरिका ने तो हथियारों से भी मदद की बात कही, लेकिन भारत में इजरायल के राजदूत ने कह दिया कि इजरायल अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन की सांस लेगा, क्योंकि इजरायल की सेना के पास हथियारों का ऐसा जखीरा है जो दुश्मन को मिटाने के लिए काफी है। लेकिन हमास के हमले के बाद यह बहस छिड़ गई कि आखिर इजरायल पर इस भीषण हमले के लिए 6 अक्टूबर की तारीख ही क्यों चुनी गई। खबरों के मुताबिक 50 साल पहले इसी दिन अरब देशों के संगठन ने इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने पलटवार करते हुए 19 दिन तक चली उस लड़ाई में अरब देशों के उस संगठन को घुटनों पर ला दिया था। 6 अक्टूबर 1973 को अरब देशों के जिस संगठन ने इजरायल पर हमला किया था, उसका नेतृत्व मिस्र और सीरिया ने किया था, जो 1967 के युद्ध में इजरायल के हाथों हारे अपने सिनाई और गोलान हाइट्स इलाके को वापस पाना चाहते थे।
उस हमले की शुरुआत यहूदियों के सबसे बड़े पर्व यौम किपुर के दिन हुई थी। इसीलिए उस जंग को यौम किपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने दुश्मन के 20,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर उस युद्ध का अंत किया था। दावा किया गया कि 50 साल पहले इजराइल के खिलाफ अरब देशों को मिली उस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए ही हमास ने एक बार फिर यौम किपुर के दिन हमला किया। साथ ही इस बार भी अरब देशों को इस लड़ाई में शामिल होने का न्योता दिया। इस बीच इजराइल पर हमले के लिए तुर्की पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को रॉकेट सप्लाई करने के आरोप लगे। रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था FDD यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज की पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जुलाई में तुर्की से भारी विस्फोटक हमास के लिए भेजे गए थे। और इसी बीच हमास ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास ने चंद मिनटों में इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने का दावा किया, जिसने इजराइल को संभलने तक का मौका नहीं दिया। FDD की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास के पास इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट और विस्फोटक होने के पीछे तुर्की का हाथ है। FDD की उस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में तुर्की से गाजा पट्टी करीब 16 टन विस्फोटक सामग्री भेजी गई थी, जिसे इजराइल की सेना ने बीच रास्ते में पकड़ लिया था। और लैब परीक्षण में वो विस्फोटक अमोनियम क्लोराइड पाया गया, जो रॉकेट के विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल होता है। बड़ी बात यह कि हमास के पास इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट और विस्फोटक होने के पीछे अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नेटो के सदस्य तुर्की को बताया गया, जबकि तुर्की इजराइल से अपने संबंध सुधारने का भी ऐलान कर चुका है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल तुर्की पर बुरी तरह भड़क गया। रॉयटर्स के मुताबिक नाराज इजराइल ने तुर्की के उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसमें उसने चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच समझौता कराने का ऑफर दिया था और इजराइल से संयम और शांति बरतने की अपील की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद इजराइल ने तुर्की को दो टूक जवाब दिया और कहा कि अभी समझौते की बात करना ठीक नहीं। हमास ने जो किया उसे उसका अंजाम भुगतना ही होगा। इसके साथ ही इजराइल ने तुर्की को भी चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि तुर्की इस मामले से दूर ही रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। तुर्की में इजराइल के राजदूत ने बताया कि इस वक्त इजराइल की प्राथमिकता अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने और दुश्मन के हमले का जवाब देने की है। वहीं इजराइल की मीडिया ने तुर्की के समझौते की पेशकश को एक चाल बता दिया, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन पहले फिलिस्तीन का समर्थन कर चुके हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर हमास के हमले को लेकर बाइडेन सरकार को घेर लिया। ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे के विरोधी हैं। बाइडेन जहां सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं तो ट्रंप विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जिन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अगर वो इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो हमास इजराइल पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को बाइडेन सरकार की नाकामी बताया। इधर इजराइल पर हमास के हमले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट रही। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 484 अंक टूटकर बंद हुआ और इस दौरान सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान पर बंद हुए। बैंक और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप शेयर ज्यादा गिरे, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 484 अंकों की गिरावट के साथ 65,512 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 19,512 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। और इजराइल पर हमास के हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में भारी उछाल दर्ज की गई, जिसने दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की टेंशन बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कारोबार के दौरान करीब 5% की तेजी दर्ज की गई। इससे पहले तेल की कीमतों पर ऐसा ही असर उस वक्त हुआ था जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी। उस वक्त तेल की कीमतों में आग लगने की वजह जंग में रूस का शामिल होना था, क्योंकि रूस कच्चा तेल निकालने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल है। लेकिन इस बार जंग हमास और इजराइल के बीच में छिड़ी है और दोनों में कोई भी देश कच्चा तेल निकालने या बेचने वाला नहीं है। लेकिन आशंका इस बात की है कि जंग के दायरे में ईरान भी आ सकता है, क्योंकि इजराइल इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बता रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के जंग में शामिल होने का डर ही तेल की कीमतों में उछाल की वजह बना हुआ है। इस बीच इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि यह वीडियो गाजा पट्टी में हुए ताजा हमले का है, जिसमें फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसके बाद हमास के ठिकाने धुआं हो गए। इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक रॉकेट एक इमारत से टकराता दिखाई दिया। रॉकेट के इमारत से टकराते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग सिंह ठाकुर, मनसुख मांडविया,
महेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमान अली बंगश, अयान अली बंगश, अमृत रत्न। कल दिन भर सिर्फ न्यूज। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex boomerang ceiling fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. तेल अवीव की सड़कों बल्कि ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम के सामने ही तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी बम धमाके हुए। वहां मिसाइल हमलों के अलर्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया और लोग काफी डरे हुए दिखाई दिए क्योंकि धमाके की जो आवाज सुनाई थी वो आसपास के इलाकों से आई, जिसके बाद वहां हमलों की चेतावनी के सायरन बजने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट प्रशासन ने फौरन सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद, अलार्म के बाद तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित कर दिया गया था। ये देख सकते हैं, अभी इनको छोड़ा जा रहा है। हमास के हमले के बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर पर कई रॉकेट गिराने का दावा किया, जिसे बौखलाए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया के नक्शे को ही बदल देने का बड़ा ऐलान कर दिया। यह दावा ईरान की मीडिया की तरफ से किया गया, जिसके बाद इस बात का डर बढ़ गया कि हमास से लड़ाई के बीच ही नेतन्याहू ईरान के खिलाफ भी जंग का बिगुल बजा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देने की बड़ी चेतावनी दी। उनकी इस धमकी के बाद यह माना जा रहा है कि उनके निशाने पर सीधे सीधे ईरान है, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही हमास ने उस पर इतना बड़ा हमला किया, क्योंकि हमास के पास न तो इतनी ताकत है कि वो कुछ ही घंटों के अंदर इजरायल पर 5000 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट दाग सके, और इजरायल का आरोप है कि ईरान की मदद से ही कई महीनों से हमले की प्लानिंग की जा रही थी। और ईरान के मीडिया का दावा है कि इसीलिए इजरायल ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस जंग से पश्चिमी एशिया को बदल कर रख देगा। मतलब ये जंग लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि इजरायल हमास के बहाने उसके सहयोगियों को तबाह करने के मूड में है। इसीलिए नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए ये हुंकार भरी कि हमास और उसके साथियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल ने जो कसम खाई वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने के लिए अड़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री साफ ऐलान कर चुके हैं कि इजरायल पर हमला करके हमास अपनी मौत को न्योता दे चुका है, क्योंकि अब इजरायल वेस्ट बैंक की तरह गाजा को भी अपने कब्जे में लेकर रहेगा और वहां से हमास का नामो निशान मिटाकर रख देगा। इजरायल जो बोलता है उसे पूरा करके रहता है, इसलिए इजरायल के 1 लाख सैनिकों की फौज गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों की बलि लेने के लिए तैयार बैठी है। सामने आई तस्वीरों में इजरायल के भारी भरकम टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की टोली भी तेजी से गाजा पट्टी से लगने वाली सीमा पर जाती नजर आई। मतलब साफ है कि इजरायल का इरादा अपने एक एक नागरिक के खून का बदला लेने का है, जिसके लिए वो गाजा पर सिर्फ आसमान से मिसाइलें बरसाकर ही हमास का काम तमाम नहीं करने वाला, बल्कि वो गाजा के अंदर एंट्री करके हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिराक में है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के सबसे बड़े हमले से पहले इजरायल ने गाजा में भयंकर जंग की शुरुआत कर दी। उसने हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल ने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा और इसीलिए उसने गाजा की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजरायल के हमले की वजह से गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
क्योंकि इजराइल की सेना ने न दिन देखा न रात और गाजा पर रॉकेटों की बारिश कर दी, जो हमास के कब्जे वाले गाजा शहर पर मौत बनकर बरसे। हमले की जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा कि इजराइल बिना रुके मिसाइल दाग रहा है। एक इमारत पर तो एक के बाद एक कई मिसाइलें गिरी, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाएं। गाजा पर इजराइल का कहर इसलिए टूटा क्योंकि हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और गाजा से इजराइल के अलग अलग शहरों में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल भड़क गया और उसने फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में हाहाकार मचा दिया और वहां पर हमास के 800 ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजराइल की मिसाइलें और रॉकेट लगातार गाजा की इमारतों पर गिरते रहे और धमाके होते रहे, जिससे उठने वाला धुआं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही भयंकर जंग की गवाही देता नजर आया। क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जिस पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। इजराइल दावा करता है कि वहां हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग मिलती है, जिसके बाद वो इजराइल में हमले करते हैं। यही वजह रही कि गाजा पट्टी सालों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मैदान बनी हुई है। लेकिन इजराइल ने ऐलान किया कि इस बार गाजा में आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। क्योंकि 6 से 10 किलोमीटर चौड़े और 45 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर हमास का कब्जा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल बैठा है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल से घिरा है, जहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन हमास ने सुरक्षा को तोड़ दिया और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए और अपने इस ऑपरेशन को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन सोर्ड शुरू किया और गाजा शहर धमाकों से दहल उठा। यानी 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजराइल के कब्जे में रहा, वो इलाका वहां हुए सबसे बड़े हमले की वजह बना, क्योंकि गाजा पट्टी पर 2007 से हमास का कब्जा है। और उसी कब्जे को खाली कराने के लिए इजराइल ने गाजा पट्टी पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी, जिससे वहां के अस्पताल शवों से पट गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमास के ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिनसे गाजा पट्टी में कोहराम मच गया, क्योंकि इजराइल की मिसाइलों ने कई हंसते खेलते घरों को उड़ा दिया और उन धमाकों में गाजा शहर में रहने वाले 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चों की अच्छी खासी संख्या बताई गई। यही नहीं, इजराइल की ओर से रात दिन दागी जा रही मिसाइलों में सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गाजा शहर के अस्पताल शवों और घायलों से पट गए। वहाँ पहुंचने वाले लोगों को देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि भले ही इजराइल ने दावा किया हो कि उसके रॉकेट हमास के 800 ठिकानों पर गिरे, लेकिन गाजा शहर से आई तस्वीरों ने अलग ही हालात बयान किए, क्योंकि फिलिस्तीन ने कहा कि इजराइल के रॉकेटों ने आम लोगों की जान ली। लेकिन इजराइल ने इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक बोल दिया कि वो बदला लेगा और हमास का अंत करके ही दम लेगा, क्योंकि उसके लिए फिलिस्तीन का यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले के जैसा है, या यूं कहें कि यह इजराइल का 9/11 है। क्योंकि फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। उसने इतनी मिसाइलें दागी जितनी इजराइल की सेना ने सोची भी नहीं थी। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसका बदला इजराइल ने गाजा पर हमला करके लिया। क्योंकि इस हमले को इजराइल की सरकार ने इजराइल का 9/11 का अटैक करार दिया और हमास को तबाह करने की कसम खा ली। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने भी बयान दिया कि अचानक हुआ यह हमला अमेरिका के 9/11 हमले जैसा है। यही नहीं, इजराइल ने इस हमले की तुलना 1941 में अमेरिका पर हुए पर्ल हार्बर हमले से भी की और बयान दिया कि हमास ने इस बार इजराइल पर ऐसा हमला किया जो 9/11 और पर्ल हार्बर हमले की याद दिलाता है, क्योंकि ये दोनों ही हमले अचानक हुए थे और इनमें अमेरिका को निशाना बनाया गया था और दोनों ही हमलों के बाद दुनिया दहल उठी थी, जिसके बाद अमेरिका ने खुद पर हुए हमलों का ऐसा बदला लिया था कि दुनिया देखती रह गई थी। और इजराइल भी ऐसा करने की राह पर चल पड़ा। नेतन्याहू ने तो दो टूक बोल दिया कि वो हमास को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के लायक ही न बचे और इजराइल की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन बाद में उसने हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है कर मारा था। कुछ ऐसी ही कहानी 19 इन्होंने बढ़ाया देश का मान। आमिर खान, उस्ताद अमजद अली खान, अमिताभ कांत, आशा पारेख, MC मैरी कॉम, शिव नादर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, कैप्टन रिटायर्ड योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार, डॉक्टर कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला, चंद्रकांत सोमपुरा, टीम चंद्रयान, अमृत रत्न। कल दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।
इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल की तरफ से इन हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि यह वीडियो गाजा पट्टी में हुए ताजा हमले का है, जिसमें फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई, जिसके बाद हमास के ठिकाने धुआं-धुआं हो गए। इजराइल की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक रॉकेट एक इमारत से टकराता दिखाई दिया। रॉकेट के इमारत से टकराते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। रॉकेट के हमले से इमारत के परखचे उड़ गए, लेकिन इजराइल का यह हमला यही नहीं रुका, बल्कि एक के बाद एक कई रॉकेट दूसरी इमारतों से टकराए और उन इमारतों का हाल भी पहले वाली बिल्डिंग की तरह ही हुआ। ये वीडियो जारी करते हुए इजराइल की सेना ने हमास के 12 ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। इजराइल ने बताया कि ये वीडियो ताजा हमले का है। इजराइल की वायुसेना ने बयान जारी किया कि वो तब तक गाजा पट्टी को ऐसे ही दहलाएगा जब तक इजराइल में शांति नहीं हो जाती। लेकिन इस बीच इजराइल की समस्या दुगनी हो गई, क्योंकि हमास के हमले के बाद तालिबान ने भी इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ताल ठोक दी। बेलारूस की समाचार एजेंसी नेक्स्टा के मुताबिक तालिबान ने दावा किया कि अगर ईरान, इराक और जॉर्डन रास्ता दें तो उनके लड़ाके इजराइल जाकर यरूशलेम को जीत लेंगे और इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। समाचार एजेंसी नेक्स्टा के मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया के देश ईरान, इराक और जॉर्डन की सरकारों के सामने ये मांग रखी है कि वो तालिबानी लड़ाकों को इजराइल तक पहुंचने के लिए रास्ता दें, ताकि वो हमास के लड़ाकों का साथ दे सकें और इजराइल पर हमला कर सकें। अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान ने दुनिया को डराने वाली ये मांग ऐसे वक्त पर रखी जब चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर भयानक हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की तरफ से भी हमास के गाजा पट्टी में ठिकाने पर हमले लगातार जारी है, लेकिन तालिबान का मानना है कि अगर रास्ता मिलता है तो हथियार और गोला बारूद के साथ तालिबानी लड़ाके इजराइल पर धावा बोलकर इजराइल को सबक सिखा देंगे। क्योंकि शरिया कानून मानने वाले तालिबान की नजर में इजराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी साल रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के पुलिस कर्मियों के घुसने की घटना के बाद से तालिबान आग बबूला और किसी भी कीमत पर उसका बदला इजराइल से लेना चाहता है। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है और अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजराइल के कब्जे में है। इजराइल पर आरोप है कि यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में उसकी पुलिस रमजान महीने में लगातार 2 बार घुसी थी और उसने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया था। इसी वजह से दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश इजराइल पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और उसका बदला लेने की कसम खा रखी है। इसी वजह से इजराइल के खिलाफ हमास के हमले में तालिबान भी उसका साथ देने के लिए कूदना चाहता है और इसी वजह से दुनिया की कई एयरलाइन कंपनियों ने तो इजराइल के तेल अवीव जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द कर दिया। इजराइल में हमास के हमले के बाद यह फैसला लिया गया और वहां हालात सुधरने तक कई एयरलाइन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी। तेल अवीव जाने वाले विमान के कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया और ब्रिटेन ने तो इस भीषण हमले के बाद एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को जरूरी न होने पर इजराइल की यात्रा टालने की सलाह दे दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन ने पहले सिर्फ गाजा के आसपास जाने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने अपनी एडवाइजरी में इजराइल के कई इलाकों को जोड़ दिया और अपने नागरिकों से जरूरी न होने पर इजराइल की यात्रा रद्द करने की अपील की। इसके साथ ही ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके में भी लोगों को न जाने की सलाह दी। उधर हमास से जारी जंग के बीच वेस्ट बैंक के एक इलाके में भी इजराइल की सेना के साथ फिलिस्तीन के नागरिकों की झड़प हो गई। हमास की तरफ से हुए हमले के बाद इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी, लेकिन वहां के हालात तब बिगड़ गए जब फिलिस्तीन के लोग इजराइल के सैनिकों से भिड़ गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वेस्ट बैंक के कैलांदिया चेक पॉइंट पर फिलिस्तीन के लोगों को इजरायली सेना के जवान काबू करते दिखाई दिए। इजराइल का आरोप है कि उस चेक पॉइंट पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के नागरिकों ने हमला किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि चेक पॉइंट पर तैनात इजराइल के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ने और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया और वीडियो के एक हिस्से में चेक पॉइंट के पास धुआं उठता दिखाई दिया। बाद में इजराइल ने झड़प के दौरान फिलिस्तीन के 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। मतलब गाजा पट्टी से किए जा रहे हमलों की वजह से वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि वेस्ट बैंक से भी इजराइल की सेना पर हमले शुरू हो सकते हैं और इजराइल के मीडिया के मुताबिक इजराइल पर टूटे इस कहर की वजह मोसाद और CIA की नाकामी बनी। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जबकि CIA अमेरिका की, लेकिन दोनों ही खुफिया एजेंसियां वक्त रहते हमास के हमले की तैयारियों का पता नहीं लगा सकी, जिसकी वजह से हमास ने ऐसा हमला कर दिया जो इजराइल ने पिछले 50 साल में नहीं देखा था। इस मामले में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली मोसाद तो फेल साबित हुई ही, साथ ही इजराइल के साथ ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी कोई भनक नहीं लग पाई। Definitely it was a big surprise for us. We cannot hide it. We will investigate what's happened. इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले ही देश की सुरक्षा को लेकर हुई एक बैठक में मोसाद के अधिकारियों ने दावा किया था कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत है ही नहीं जिसके दम पर वो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ सके। लेकिन कुछ दिन बाद ही हमास इजराइल पर जमीन के साथ साथ हवा और समंदर के रास्ते भी बड़े हमले करने में कामयाब हो गया।
इजराइल के मीडिया ने मोसाद की इस चूक की तुलना अमेरिका में 9/11 के दौरान CIA से हुई चूक से कर दी और इसे मोसाद की सबसे बड़ी असफलता बताया। इस बीच फिलिस्तीन को लेकर अपनी नीतियों पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घर में ही घिर गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक नेतन्याहू सरकार के ही एक सांसद ने उनकी नीतियों पर सवाल उठा दिए और इजराइल पर हुए हमले के लिए नेतन्याहू पर ही ठीकरा फोड़ दिया। अल जजीरा के मुताबिक उस सांसद ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू की कमजोर नीतियों की वजह से ही इजराइल इस हालत में पहुंच गया। शनिवार को इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला बोला था। दावा किया गया कि उन्होंने एक साथ 5000 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे, जिसकी वजह से वहां के लोग खौफ से भर गए। हालांकि हमले के ठीक बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह चेतावनी दी कि इस बार हमास को वो ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां तक उसे याद रखेंगी। मगर इसके बावजूद गठबंधन की सरकार चला रहे नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए। अल जजीरा के मुताबिक गठबंधन की सरकार में शामिल उस सांसद ने नेतन्याहू से नाराजगी जताई और साफ कह दिया कि अगर सरकार ने फिलिस्तीनियों को लेकर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आगे हालात और भी खराब हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहां बड़ी संख्या में छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च निकाला और फिलिस्तीन के समर्थन में वो प्रदर्शन करते दिखाई दिए। साथ ही प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए नारे लगाते नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यही नहीं, इस दौरान कुछ छात्रों ने नेताओं से फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की अपील भी की। इसी तरह दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने भी फिलिस्तीन को आजाद करने की मांग उठा दी। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें आयशी घोष ने इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास में छिड़ी जंग में फिलिस्तीन का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फिलिस्तीन में बेकसूर लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए इन हमलों को रोकने की अपील की। उधर हमास के इजराइल पर रॉकेट हमलों के बीच यूरोप के देश बुल्गारिया ने वहां रह रहे अपने लोगों की सुरक्षित घर वापसी कराई, जिनका स्वागत करने के लिए बुल्गारिया की राजधानी सोफिया के एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनके परिजन पहुंचे और उनका स्वागत किया। इस दौरान अपनों को देखकर इजराइल से लौटे बुल्गारिया के लोग बेहद भावुक नजर आए, जो अपने परिजनों के गले लगकर अपनी खुशी जाहिर करते दिखे, क्योंकि फिलिस्तीन के मुस्लिम चरमपंथी संगठन हमास की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बीच वहां युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद बुल्गारिया सरकार फौरन एक्शन में आई और वहां रह रहे अपने लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। वहां की सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 90 से ज्यादा लोगों को विमान की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिन्होंने अपनों के बीच पहुंचकर राहत की सांस ली। और इन हमलों से न सिर्फ बुल्गारिया सतर्क हो गया, बल्कि यूरोप के देश अल्बानिया ने भी वहां फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इजराइल से अल्बानिया गए उन लोगों का स्वागत करने के लिए वहां के विदेश मंत्री खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने इजराइल के तेल अवीव से अल्बानिया आने वाले करीब 40 लोगों का स्वागत किया। इनमें अल्बानिया के साथ उसके पड़ोसी देश कोसोवो और नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग भी शामिल थे। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने लेबनान से घुसपैठ की कोशिश में जुटे कई आतंकियों को मार गिराया। गाजा पट्टी के अलावा इजराइल पर लेबनान से भी घातक हमले हुए, जिसके बाद से ही इजराइल ने अपनी सभी सीमाओं पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। इजराइल की सेना के मुताबिक इस दौरान लेबनान से घुसपैठ की फिराक में जुटे कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उधर इजराइल पर हुए हमले के बहाने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इशारों में ईरान और रूस पर निशाना साधा, क्योंकि इजराइल में हमास के हमले में यूक्रेन के भी 2 नागरिकों की मौत हो गई और यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की का गुस्सा भड़क गया। यूक्रेन लगातार यह आरोप लगाता आया है कि ईरान रूस को खतरनाक हथियार भेज रहा है, जबकि इजराइल पर हुए हमले के लिए भी सीधे तौर पर ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि ईरान हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है और वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को हथियार भी देता है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इशारों में दोनों देशों पर निशाना साधा और इन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बता दिया। इजराइल में यूक्रेन के 2 नागरिकों की मौत के बाद यूक्रेन भी हमास के खिलाफ खड़ा हो गया। कीव में कई बड़ी स्क्रीन पर इजराइल का झंडा दिखाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि यूक्रेन उसके साथ खड़ा है। इस बीच चीन ने इजराइल और हमास की लड़ाई में किसी का पक्ष लिए बिना आम नागरिकों की मौत पर चिंता जाहिर की। चीन ने एक बयान जारी कर इस युद्ध पर अपना विरोध जताया। हालांकि चीन ने अपने बयान में न तो इजराइल का पक्ष लिया और न ही हमास का साथ देने के संकेत दिए, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जंग को तुरंत रोकने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील की। उधर हमास ने इजराइल पर गाजा पट्टी में अपने ही नागरिकों पर हमला करने का आरोप मढ़ दिया। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक हमास की ओर से एक बयान जारी किया गया और दावा किया कि इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपने ही लोगों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक इस हमले में बंधक बनाए गए कुछ लोग मारे गए। इस बीच अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में शामिल भारतीय मूल की निकी हेली ने हमास के हमले को अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बताया। उन्होंने चरमपंथी संगठन हमास के खात्मे पर जोर दिया और अंदेशा जताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो इजराइल के साथ हुआ वो अमेरिका के साथ भी हो सकता है।
निकी हेली ने अमेरिका के मित्र देशों से जंग में इजरायल की पूरी मदद करने की भी अपील की। लेकिन हमास से जूझते इजरायल के लिए खतरा तब और बढ़ गया जब इस लड़ाई में ईरान भी कूद पड़ा और इजरायल से यह बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस जंग में ईरान की एंट्री हुई तो वो चारों तरफ से गिर जाएगा, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से गोलियां चली तो इजरायल पर चौतरफा वार होगा। ईरान ने खुली धमकी दी कि अगर इजरायल ने ईरान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी की तो दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के मुताबिक अगर उसे एक खरोंच भी आई तो इजरायल के पड़ोसी देश लेबनान, यमन, सीरिया और इराक में बैठे लाखों लड़ाके नेतन्याहू के देश पर धावा बोल देंगे, क्योंकि इन देशों में हिजबुल्लाह समेत इजरायल के कट्टर दुश्मन भरे पड़े हैं। इन देशों को ईरान का समर्थक माना जाता है और ईरान के मुताबिक उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। और ईरान को यह भरोसा है कि उसका एक ऑर्डर इन चरमपंथी संगठनों में भरे बारूद में चिंगारी का काम करेगा, जिसका मतलब यह कि अगर इजरायल ने ईरान को नुकसान पहुंचाने की गलती की तो वो उसे पूरी तरह बर्बाद करके ही दम लेगा। लेकिन ईरान और इजरायल शुरुआत से ही एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक वक्त ऐसा था जब दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। 30 साल तक ईरान और इजरायल में दोस्ती थी, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होते ही इजरायल उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और तब से लेकर आज तक ईरान और इजरायल एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं, जबकि ईरान और इजरायल न तो एक दूसरे के पड़ोसी हैं और न ही दोनों के बीच जमीन का कोई विवाद है। सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ धर्म की है। ईरान मुस्लिम देश है और इजरायल यहूदी देश। इजरायल ने फिलिस्तीन यानी अरब मुसलमानों की जमीन पर अपना देश बसाया था और 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने खुद को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसलिए मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के लिए उसने फिलिस्तीन का मुद्दा उठा लिया और इजरायल को नक्शे से मिटाने की कसम खा ली। लेकिन ईरान का दिमाग तब घूमा जब उसका दुश्मन इजरायल सऊदी अरब के नजदीक जाने लगा, जबकि सऊदी अरब और इजरायल भी दुश्मन रहे हैं। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक बड़ा और ताकतवर देश है, जिससे ईरान की कभी नहीं बनी। बड़ी मुश्किल से हाल ही में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए, मगर इसी दौरान सऊदी अरब इजरायल के आगे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने में लगा रहा। ईरान के लिए यह बड़ा खतरा था, इसलिए वो भड़का हुआ था। क्योंकि अगर सऊदी अरब इजरायल से दोस्ती कर लेता तो ईरान का पश्चिम एशिया पर राज करने का पूरा प्लान फेल हो जाता। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब को आगाह करते हुए बयान भी दिया था कि जो देश इजरायल के साथ रिश्ते कायम करेगा वो खुद को बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब इजरायल से रिश्ते बहाल करने के लिए आगे बढ़ता रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एवज में अमेरिका सऊदी अरब को उसकी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार हो गया। इजरायल और सऊदी अरब की बात काफी आगे बढ़ने लगी। माना जा रहा है कि ईरान को यही डर खाने लगा, उसे किसी तरह दोनों देशों की बातचीत रुकवानी थी। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि बातचीत पटरी से उतरवाने के लिए ईरान को इजरायल पर हमला करवाना ही इकलौता रास्ता नजर आया। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान की चाल से अमेरिका का पूरा दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अमेरिका ही मध्यस्थ बनकर अपने दोस्तों इजरायल और सऊदी अरब को करीब लाने में जुटा था। और पिछले महीने तो ये खबर भी आ गई थी कि फिलिस्तीन का दोस्त सऊदी अरब उसकी मांगों को भुलाकर इजरायल से दोस्ती करने के लिए राजी हो गया। अमेरिका के इस दांव से ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अमेरिका एक के बाद एक पश्चिम एशिया के देशों को ईरान से दूर और इजरायल के करीब लाता जा रहा था। पहले उसने बहरीन और यूएई से इजरायल की दोस्ती करवाई, और अब अगर सऊदी अरब जैसा पश्चिम एशिया का बड़ा देश भी इजरायल से हाथ मिला बैठता तो ईरान पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता। मगर इजरायल पर हमास के हमलों के बाद अमेरिका की सऊदी अरब और इजरायल की दोस्ती कराने की डील ठंडे बस्ते में पड़ती नजर आ रही है, जिसका असर अमेरिका में दिखने भी लगा। वहां इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच अमेरिका में दोनों देशों के समर्थकों ने अलग अलग शहरों में रैली निकाली। इस दौरान दोनों देशों के समर्थकों के बीच जमकर झड़प भी हुई। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रदर्शन कर रहे लोग हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर अपना विरोध जताते दिखे। इस बीच न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पर इजरायल और फिलिस्तीन के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों देशों के समर्थक अपने अपने देश का झंडा लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए, जबकि अटलांटा में इजरायल दूतावास के बाहर इकट्ठा हुए फिलिस्तीन समर्थकों के हाथ में फ्री पैलेस्टीन लिखे पोस्टर नजर आए। इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में लोग दिखे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच भीषण जंग छिड़ गई, जिसके बाद अमेरिका में रह रहे दोनों देशों के लोग अपने अपने देश का समर्थन करने के लिए सड़क पर उतर आए। इधर कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर जारी कर दिए और फिलिस्तीन को कब्जे से आजाद करने की मांग उठा दी। और इसके साथ ही पोस्टर के जरिए एनएसयूआई ने इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग की निंदा की। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के अलावा दूसरे छात्र संगठन डीएसएससी ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाकर उसे आजाद कराने की अपील की। इसके अलावा दिल्ली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भी फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों की जमीन, उनके सम्मान और उनके अधिकारों के लिए समर्थन करने की बात कही गई। और इसके साथ ही कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया गया।
इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इजराइल की सेना के पलटवार से डरकर गाजा में हमास के कई बड़े नेता और कमांडर सुरंगों में छिप गए। इसी वजह से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में जमीन के अंदर बनाई गई इन सुरंगों को लगातार मिसाइलों से निशाना बना रही है, ताकि टनल के अंदर छिपे हमास के नेताओं का खात्मा किया जा सके। इजराइल की खुफिया एजेंसियों की तरफ से हमास की उन सुरंगों की तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें इस चरमपंथी संगठन के नेता और कमांडर छिपे नजर आए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें जमीन के अंदर मौजूद कंक्रीट के इन टनल में हमास के कई लड़ाके हथियारों के साथ छिपे दिखाई दिए। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी में कई ऐसी सुरंगें बना रखी हैं और रिहायशी इलाकों में निकलने वाली इन सुरंगों को खासतौर पर मिसाइलों और रॉकेट से होने वाले हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि इजरायली सेना के पलटवार के बाद इसी सुरंग में हमास के कई बड़े नेता भी छिपे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पास गाजा पट्टी में बनी हमास की इन तमाम सुरंगों की जानकारी है और इसीलिए इजराइल की सेना इन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। उधर इन्हीं हमलों से बचे कोहराम की वजह से थाईलैंड को भी नुकसान उठाना पड़ा। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजराइल में उसके 12 नागरिकों की हत्या कर दी गई और हमास के हमलों में थाईलैंड के कई नागरिक बुरी तरह घायल हो गए। यही नहीं, थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसके 11 नागरिकों को वहां बंधक बना लिया गया। और न सिर्फ थाईलैंड बल्कि इजराइल में हुए हमले में नेपाल में चीख पुकार मच गई, क्योंकि नेपाल के करीब 10 छात्र वहां भीषण हमले में मारे गए जो इजराइल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इजराइल में नेपाल के दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने उन 10 छात्रों की हत्या कर दी। क्योंकि जैसे ही इजराइल ने चरमपंथी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, फ्रांसीसी दार्शनिक नोस्ट्राडामस की एक और भविष्यवाणी सच होने की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। जानकारों के मुताबिक उन्होंने अपनी किताब में साल 2023 में एक बड़ा युद्ध होने का जिक्र किया था और 7 अक्टूबर की सुबह चरमपंथी संगठन हमास ने जिस तरह इजराइल पर भीषण हमला किया तो गुस्साए इजराइल ने भी डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि जब तक हमास के सभी कमांडर और लड़ाके नहीं मारे जाते और पूरा गाजा तबाह नहीं हो जाता वो शांत नहीं बैठे। ऐसे में एक बार फिर फ्रांसीसी दार्शनिक नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि 450 साल पहले नोस्ट्राडामस ने अपनी किताब में भविष्यवाणी की थी कि साल 2023 में एक बड़ा युद्ध होगा। उनकी किताब में लिखा गया कि 7 महीने के महान युद्ध में लोग बुरे कामों से मर गए, जिसे जानकार एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी मान रहे हैं। हालांकि पहले लोग उनकी इस भविष्यवाणी को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ रहे थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनकी ये भविष्यवाणी इजराइल हमास युद्ध की घटनाओं पर ज्यादा सटीक साबित हो रही है। इधर रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भारत में ओलंपिक्स के लिए हो रही पहल पर खुशी जाहिर की। मुंबई में OVEP यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम में नीता अंबानी ने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत में करीब 4 दशक के बाद IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन होने जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। इस मौके पर उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन ने IOC के साथ साझेदारी की है, ये बताया, जिसके तहत भारत में खेलों में स्कूली बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। Reliance Foundation is delighted to partner with OVEP. With this partnership, we hope to positively impact the 250 million school-going children of India, reaching out to the remotest villages and regions of India, giving them options of a more disciplined, healthier, fitter and more ethical lifestyle. लाखों अरमान थे कागज पे निकाले कितने, लाखों अरमान थे कागज पे निकाले कितने, खूने दिल से जो लिखे खत वो संभाले कितने। सौवात की एक बात कही रकीम ने, फिक्र मंजिल पे पहुंचने की है सबको इतनी, किसको फुर्सत है गिने पांव में छाले कितने। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, जब फिर सौवात की बात।